हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करी थी। आज भी हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, जैसे कि 112 ट्राइब्रोमोइथेन, इथाइल एसीटेट, टोल्यूइन एंड एसिटोफिनोन। तो वन बाय वन अब हम इनके प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा को देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 112 ट्राइब्रोमोइथेन। 112 ट्राइब्रोमोइथेन को हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसमें दो तरह के प्रोटॉन्स दिखाई देते हैं, एक CH ग्रुप के प्रोटॉन्स और दूसरे हैं CH2 ग्रुप के प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे मान लीजिए हम CH2 ग्रुप के प्रोटॉन्स की बात करें तो यहाँ पे इसके एडजेसेंट जो प्रोटॉन्स की संख्या है वो 1 है। तो प्रोटॉन की कपलिंग होने के कारण यहाँ पे जो CH2 का जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिटिंग के कारण जो इसका स्पेक्ट्रा हमें डबलेट के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें CH2 का जो सिग्नल है वो 4.2 ppm पर यहाँ पे डबलेट के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम CH ग्रुप की बात करें तो एडजेसेंट प्रोटॉन्स की संख्या यहाँ पे 2 है, तो इसका सिग्नल 2 + 1 = 3, मतलब 3 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा और ट्रिपलेट के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। ये ट्रिपलेट के रूप में लगभग 5.8 ppm पे हमें दिखाई देता है। CH2 ग्रुप का सिग्नल डबलेट के रूप में हमें 4.2 ppm पे, जबकि CH ग्रुप का सिग्नल ट्रिपलेट के रूप में 5.8 ppm पे दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे CH2 ग्रुप के साथ में केवल एक ब्रोमाइड एटम अटैच है, जिसका कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, CH2 ग्रुप की क्या हो रही है, डी शील्डिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे CH ग्रुप की डी शील्डिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि दो ब्रोमाइड ग्रुप यहाँ पे इससे अटैच है। तो डी शील्डिंग यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण CH जो ग्रुप है उसका सिग्नल हमें डाउनफील्ड की तरफ हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इथाइल एसीटेट की। तो इथाइल एसीटेट को हम जब देखते हैं तो इसमें हमें 3 तरह के प्रोटॉन्स दिखाई देते हैं। एक CH3 ग्रुप के प्रोटॉन्स जो कि COO ग्रुप से जुड़ा हुआ है, दूसरा CH2 ग्रुप के प्रोटॉन्स और तीसरा है CH3 ग्रुप के प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे हमें 3 तरह के प्रोटॉन्स होने के कारण यहाँ पे हमें इथाइल एसीटेट में 3 तरह के सिग्नल्स हमें दिखाई देते हैं। अब वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस मैथिल ग्रुप की बात करें तो इस मैथिल ग्रुप के एडजेसेंट, क्योंकि मैथिलीन ग्रुप है और एडजेसेंट प्रोटॉन्स की संख्या यहाँ पे 2 है, तो कपलिंग होने के कारण इस मैथिल ग्रुप का सिग्नल हमें किस रूप में दिखाई देगा, N+1 = 2 + 1 = 3, मतलब ट्रिपलेट के रूप में हमें इसका सिग्नल दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये CH3 ग्रुप का सिग्नल हमें ट्रिपलेट के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1.2 ppm पर। ठीक है, जबकि ये जो CH2 ग्रुप है, इस CH2 ग्रुप का सिग्नल क्योंकि इसके एडजेसेंट प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 + 1 = 4। ठीक है, कपलिंग होने के कारण इसका सिग्नल हमें क्वार्टेट के रूप में यहाँ पे दिखाई देगा 4.1 ppm पर। ठीक है, हम तीसरे ग्रुप की बात करें, तीसरे इस CH3 ग्रुप की बात करें तो इस CH3 ग्रुप का सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है लगभग 2 ppm पर। क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट में यहाँ पे हमें क्योंकि एक भी प्रोटॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी तरह की यहाँ पे कपलिंग नहीं हो रही है, तो इसका सिग्नल भी इस कारण से स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सिंगल रेखा के रूप में, मतलब सिंगलेट के रूप में हमें यहाँ पे स्पेक्ट्रा इसका दिखाई दे रहा है लगभग 2 ppm पर। ठीक है, तो इस तरह से हम काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स या उसके आधार पर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रा को हम देख सकते हैं। हम तीसरे हम कंपाउंड की बात करें तो तीसरा कंपाउंड है यहाँ पे टोल्यूइन। टोल्यूइन में यहाँ पे देखिए 2 तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। एक तो है इस फिनाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स और
एक तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और दूसरे यहाँ पे इस मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। तो दो तरह के प्रोटॉन्स होने के कारण यहाँ पे इसका सिग्नल हमें दो पीक्स के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। ये तो यहाँ पे ये TMS का सिग्नल है जो कि एक रेफरेंस कंपाउंड है। 0 ppm पे इसका सिग्नल किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के NMR स्पेक्ट्रम में हमें दिखाई देगा। यहाँ पे मेथिल समूह का जो सिग्नल है वो हमें दिखाई दे रहा है 2.3 ppm पर, ठीक है। और किस रूप में? सिंगलेट के रूप में, क्योंकि इसके जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर किसी भी तरह का प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से कपलिंग भी नहीं हो रही है। कपलिंग नहीं होने के कारण किसी तरह की स्प्लिटिंग भी नहीं हो रही है। तो इसका सिग्नल हमें एक सिंगलेट के रूप में यहाँ पे 2.3 ppm पे हमें प्राप्त हो रहा है। दूसरे तरह के प्रोटॉन्स हो गए फेनिल समूह के प्रोटॉन्स। फेनिल समूह के प्रोटॉन्स में क्या होता है, फेनिल जो ये जो रिंग है, इसकी जो बेंजीन रिंग है, इसमें क्या होता है, रिंग करंट उत्पन्न होने के कारण जो ये फेनिल ग्रुप के प्रोटॉन्स जो होते हैं, एरोमेटिक प्रोटॉन्स, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डीशील्ड हो जाते हैं। और डीशील्ड होने के कारण ही बहुत ही डाउन फील्ड की तरफ इसका सिग्नल चला जाता है। और क्योंकि इनके भी एडजेसेंट इस कार्बन एटम पे कोई प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, तो कपलिंग किसी तरह कपलिंग होती नहीं है। और इस कारण से इनका जो सिग्नल प्राप्त होता है वो हमें डेल की वैल्यू 7.1 ppm पर, मतलब डाउन फील्ड की तरफ हमें इसका सिग्नल प्राप्त होता है डीशील्डिंग के कारण, ठीक है। यहाँ पे हो गई टोल्यून की बात। अब हम आगे आते हैं एसिटोफिनोन पर। एसिटोफिनोन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए दो तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। एक तो ये फेनिल समूह के फेनिल ग्रुप के प्रोटॉन्स और दूसरे हैं मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन्स। बीच में यहाँ पे इसमें ये कार्बोनिल समूह आ गया है। तो इसमें भी क्योंकि दो ही तरह के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, एक फेनिल ग्रुप के प्रोटॉन्स और दूसरे हैं मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन्स, तो इसमें भी दो ही सिग्नल प्राप्त होने चाहिए और दोनों ही सिंगलेट के रूप में प्राप्त होने चाहिए, जैसे कि हमें टोल्यूइन में प्राप्त हुए थे। लेकिन यहाँ पे सिग्नल तो दो ही प्राप्त होते हैं, लेकिन एक सिग्नल तो सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है और दूसरा सिग्नल हमें मल्टीप्लेट के रूप में होता है। ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ पे क्या होता है कि मैथिल समूह का जो सिग्नल है, मैथिल समूह के एडजेसेंट क्योंकि एक भी प्रोटॉन नहीं है, इस कारण से यहाँ पे किसी तरह की कपलिंग नहीं हो रही है, किसी तरह की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है। तो उसके कारण इसका सिग्नल हमें यहाँ पे 2 ppm पर यहाँ पे एक सिंगलेट के रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो फेनिल ग्रुप का सिग्नल है वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 7.7 से 8 ppm के बीच में हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन किस रूप में प्राप्त हो रहा है, सिंगलेट के रूप में प्राप्त नहीं होकर हमें ये मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फेनिल ग्रुप और ये जो फेनिल ग्रुप है या ये समझ लीजिए ये जो बेंजीन रिंग है और ये मैथिल ग्रुप है, इसके बीच में एक क्या हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप प्रेजेंट है। इस कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा है, इसका -m इफेक्ट इस रिंग पर पड़ रहा है। -m इफेक्ट का मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के कारण इसके जो ऑर्थो और पैरा जो प्रोटॉन्स है उनकी जो नेचर होता है वो मेटा जो प्रोटॉन है उसके नेचर से थोड़ा सा अलग हो जाता है। और अलग होने के कारण क्या होता है, ये जो प्रोटॉन्स है एक दूसरे के साथ में कपलिंग कर देते हैं। कपलिंग करने के कारण इनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, इनकी सिग्नल्स की क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग होने के कारण यहाँ पे जो इसका सिग्नल होता है, इस बेंजीन रिंग का सिग्नल हमें मल्टीप्लेट के रूप में इस तरह से बहुत सारी पिक्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सारी 3-4, फिर दो बड़ी दिखाई दे रही है, फिर छोटी दिखाई दे रही है। इस तरह से मल्टीप्लेट के रूप में हमें इसका सिग्नल प्राप्त होता है। तो जहाँ टोल्यूइन में इस तरह की कोई कपलिंग नहीं हो रही तो सिग्नल सिंगलेट के रूप में प्राप्त हो रहा था, वहीं एसिटोफिनोन में CO ग्रुप के -m इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, जो ऑर्थो और पैरा प्रोटॉन्स हैं उनका जो नेचर है वो मेटा प्रोटॉन्स से थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग होने के कारण क्या हो रहा है, इनमें कपलिंग हो रही है और कपलिंग होने के कारण ये क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स की स्प्लिटिंग कर रहे हैं और यहाँ पे मल्टीप्लेट के रूप में हमें इस फेनिल ग्रुप का हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये CO ग्रुप क्या कर रहा है, -I इफेक्ट डाल रहा है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ
अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे क्या कर हो रहा है, ये ऑर्थो जो पोजीशन है इस पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है, और इसी तरह से ये दूसरे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का भी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस कारण से ऑर्थो और पैरा प्रोटॉन्स की जो प्रकृति है या नेचर है वो क्या हो रही है, इस मेटा प्रोटॉन से थोड़ी सी अलग हो रही है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को इस प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं।